नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणे, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो मालवा पठार जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने ओरलिटी में आपको बताया है, और अब आपको मैं थोड़ा सा लिखित में बता रहा हूँ ताकि आप इसे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि मालवा पठार का निर्माण कैसे हुआ था। दक्कन ट्रेप सेल की चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी से हुआ है, ये बता दिया गया है। ठीक है, औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर बताई थी। जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यही बता दी गई है। वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेमी वर्षा होती है। और मौसम की बात करें तो गर्मी में सामान्य गर्मी, ठंड में भी सामान्य ठंड होती है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तापमान की बात करें कि अधिक तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस ये तापमान रहता है। इसका न्यूनतम बात करें कि 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम तापमान रहता है। ठीक है, इसके बाद बात की थी हमने बीच में, आपको जिले ही बता दिए। ठीक है, जिले कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत वो बता दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको औसत ऊंचाई पता चल गई। स्थिति भी आपको बताई है कि ये राजस्थान है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है। ठीक है, कि कौन से क्षेत्र में स्थित, बहुत बेसिक है, ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, स्थिति कवर कर सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, किसमें थे? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से कितने हैं? कुल 30, 82, 52 है। ठीक है, और परसेंट में देखेंगे तो 28% का योगदान रखता है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर बात करें अक्षांश देशांतर की, वो बात कर ली कि अक्षांश कितना है? 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांश विस्तार है। ठीक है, देशांतर विस्तार भी बात कर लिया हमने कि 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये मालवा पठार की स्थिति। इसके बाद देखा मिट्टी कौन सी होती? काली मिट्टी। काली मिट्टी 3 प्रकार की बताया मैंने आपको। ठीक है, कौन कौन सी बताई? गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछरी काली मिट्टी। इनमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी। ठीक है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। कृषि की बात की हमने, कृषि किस प्रकार की जाती है? व्यावसायिक कृषि की जाती है, खाद्यान्न और व्यापारिक की जाती है। तो आपको मैंने यहाँ पे लिखित में बताया है कि गेहूं, कपास, गन्ना, सोयाबीन, चावल, अन्य भी है जो बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करें कि वनस्पति कैसी? उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन, यानी हमारे कर्क रेखा के क्षेत्र में, और उस क्षेत्र की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय एरिया होता है। ठीक है, तो उस प्रकार की वनस्पति कौन कौन से वृक्ष बात करें तो आम, जामुन, जाम, नीम, महुआ, सागौन, साल वृक्ष। ठीक है, महुआ और तेंदुपत्ता, सेसम, सब अन्य कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट बात की हमने, नदियां कौन कौन सी निकलती हैं यहाँ पे वो बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया है चंबल, बेतवा, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, परवान, बेबस, बीना, सागर, बीना जो कि सागर में है, इसका सोनार, धसान, सिवना, माही, ये अन्य नदियां हो गई। ठीक है, ये इसी पठार से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा। और छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। बहुत बेसिक पॉइंट दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? छिप्रा को कहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को कहते हैं। ठीक है, भारत की गंगा किसे कहते हैं? भारत की गंगा गंगा नदी को ही कहते हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो वहां से निकलते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? उद्योग कौन कौन से पता है आपको? टिश्यू पेपर मिल इंदौर, सूती वस्त्र उद्योग इंदौर में ही बता दिया गया। ठीक है, भारत का डेट्राइट जो पीतमपुर को कहते हैं, धार में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताया है बैंक नोट प्राइस जो देवास में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार रेलवे स्लीपर बनाने के जो कारखाने हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं? ये सीहोर के बुधनी में है। क्लियर है? याद रखना है। इसका ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना मंडी रायसेन में है, यही बता दिया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट बताया भेल के बारे में जिक्र किया हमने कि भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी TAEL यानी एसोसिएशन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उनके द्वारा आपस में मिलकर भारत में भोपाल में ये नींव रखी थी। नींव कब रखी थी पता है आपको? 29 अगस्त 1956 में नींव रखी थी, और हमारे भारत में इसको बनाकर तैयार स्थापित कब की थी? 1964 में। क्लियर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय काल में। और आपको ये पता होना, इसका जो मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो महानिर्देशक या अध्यक्ष की बात करें तो नीलम सिंह भी। ठीक है, नेक्स्ट है जावरा शुगर मिल जो कि रतलाम में स्थित है। तो कुल मिलाकर हमने उद्योग की बात करी। और इसके बाद खनिज तो बता दिया कौन कौन से, झाबुआ में स्पेशल बताया आपको। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं खनिज। तो बात करें खनिज की बात करें, हमने रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस बताया। ठीक है, जो कि उर्वरक खाद्य बनाने में यूज किया जाता है, यूरिया खाद। क्लियर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही उद्योग में और बताया आपको मैंने कि धार में चारा बनाने का केंद्र है। ठीक है, उसके बाद उज्जैन में क्या है? सोयाबीन संयंत्र लगा है। क्लियर है? तो ये उद्योग में बात कर लिया हमने।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट कौन कौन से मालवा पठार में मुख्य पॉइंट की बात करें कि मुख्य पॉइंट क्या क्या है, अर्थात कि मालवा पठार के मुख्य पॉइंट निकलते हैं, जैसे कि राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित एक स्थान है, याद रखिएगा, चौड़ी खो, ठीक है, उसे मालवा का कश्मीर कहते हैं। क्लियर है। मालवा की गंगा छिपरा को कहते हैं। ये मुख्य पॉइंट निकल रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार बात करें कि मालवा के मुख्य पॉइंट और देखिए, ठीक है। मालवा का थोड़ा सा इतिहास में बताने जा रहा हूँ, ठीक, बहुत बेसिक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालवा नाम कैसे पड़ा, ठीक है, किसके द्वारा मालवा का नाम पड़ा है, तो याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि हमारा भारत का जो उत्तरी क्षेत्र अर्थात जम्मू कश्मीर, ठीक है, देखिए मैं बना देता हूँ आप लोगों को ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लोगे, ठीक है। यानी इसे मैं यहाँ पे बनाता ताकि आपको अच्छा सा दिखेगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए आप, ये हमारा जो पार्ट बन रहा है, ठीक है, किसका बन रहा है, जम्मू कश्मीर का, ये लो, ठीक है। ये हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। कहाँ से, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी का तंत्र पढ़ते होंगे आप, ठीक है, जो कि सिंधु रिवर्स की जो है इसका जो सिस्टम पढ़ते होंगे आप पूरा। क्लियर है। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती, कौन सी, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सिंधु नदी है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सतलज, ठीक है। सतलज नदी ये आ रही है हमारे हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे में प्रवेश करते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये लो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले के नाम सुना होगा आपने, शेषनाग, ठीक है, या बेरीनाग झील बोलते हैं, वहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं झेलम नदी। क्लियर है। झेलम नदी। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू पहाड़ियाँ जो कि एक जिला भी हिमाचल का, उसके दक्षिण में जो कि रोहतांग दर्रा है, उसके पश्चिम क्षेत्र से एक नदी निकलती है, रावी नदी, ठीक है। रावी, परुष्णी बोलते हैं, प्राचीन नाम परुष्णी है रावी का, और झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, ठीक है, और सतलज का सुदूत्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है चेनाब नदी निकलती है। ये देखिए चेनाब नदी आ रही है, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ मिलती है, सतलज में मिलती है, सॉरी सिंधु में मिलती है। और ये जो है सतलज कहाँ पे मिलती है, चेनाब में मिलती है। और ये जो रावी नदी है ये कहाँ पे मिलती है, चेनाब में मिलती है। झेलम नदी कहाँ पे मिलती है, चेनाब में मिलती है, ठीक है। और इसी जो हिमाचल प्रदेश के जो कि रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यासकुंड है, वहाँ व्यासकुंड से व्यास नदी निकलती है, जो कि पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान में सतलज में मिल जाती है व्यास, ठीक है। व्यास का पुराना नाम विपाशा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये मैंने एक सिंधु नदी का तंत्र बना दिया। क्लियर है। तो देखिए मैं इतिहास समझाने जा रहा हूँ मालवा का, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो देखिए आपको पता होगा कि बात है ये कब की है, 326 की, 326 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था यहाँ पे, ये झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी यानी प्राचीन नाम वितस्ता, झेलम नदी यानी वितस्ता, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बोलते हैं हाइडेस्पिस, ठीक है, नाम सुना होगा हाइडेस्पिस। एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम है, किसके मध्य हुआ था, सिकंदर की सेना और राजा फोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में कह सकते हैं कि झेलम नदी या वितस्ता नदी के तट क्षेत्र में वो युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम है हाइडेस्पिस, ठीक है। तो इस युद्ध में यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ पे ये एरिया मैंने बताया कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, चेनाब नदी है। क्लियर है, कौन सी नदी है, चेनाब। और ये नदी कौन सी है, रावी नदी। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अश्किनी है, ठीक है। रावी का प्राचीन नाम क्या, परुष्णी है। क्लियर है। ये व्यास है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा है, ठीक है। और ये सतलज नदी है, सतलज नदी का प्राचीन नाम सदुत्री है, ठीक है। और ये है झेलम नदी का नाम प्राचीन क्या है, वितस्ता है। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे युद्ध हुआ था, इस युद्ध में राजा फोरस के सेना में यहाँ के जो लोग रहते थे वो भाग लिए थे। अर्थात ये जो दोबाव क्षेत्र है, यानी नदियों के बीच के क्षेत्र को दोबाव नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि
ये जो है चेनाब और रावी मध्य के जो दबाव क्षेत्र है इसे रेचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर व राजा फोरस के मध्य एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बोलते हैं हाइडेस्पिस, और उसी युद्ध में राजा फोरस की पराजय होती है और सिकंदर की विजय होती है। तो राजा फोरस की ओर सेना में कौन भाग ले रहे थे? यहाँ के लोग, यानी कहाँ के? रेचना के लोग। रेचना यानी रावी और चेनाब, रावी चेनाब के मध्य के दबाव क्षेत्र को रेचना कहते हैं। यहाँ पे लोग निवास करते थे। उन लोग को क्या कहते थे? मलव। ठीक है, याद रखना है। कौन सी जनजाति के रूप में जानते थे? मालव जनजाति के रूप में जानते। और यही जनजाति राजा फोरस के साथ सेना के रूप में युद्ध करते हैं और युद्ध में हार जाते हैं। और ये जैसे कि युद्ध में हार जाते हैं अर्थात पराजय होते हैं, इसके बाद यह कहाँ पे? दक्षिण की ओर बढ़ती है। यानी ये मालव जो जनजाति वो दक्षिण की ओर बढ़ती है और हमारे मध्य प्रदेश तक आ जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी हमारे इस क्षेत्र में आकर निवास करती है। क्लियर है? अतः काफी समय बाद आई है। ठीक है, 6ठी शताब्दी में आई थी। हमारे मध्य प्रदेश में 6ठी शताब्दी में मध्य प्रांत में आकर निवास करती थी। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे निवास स्थल कर यानी स्थापित हो गई। इसके बाद इसी मालव जनजाति के रूप में इस क्षेत्र को मालवा के रूप में जाना गया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, छोटा सा ऐतिहासिक पॉइंट है तो याद रखिएगा। इसी प्रकार मालव जनजाति के बाद परमार आए, परमार के बाद मुस्लिम वर्ग आए, मुस्लिम वर्ग के बाद सूरी आए, सूरी वंश के बाद खिलजी आया। ठीक है, खिलजी के बाद मुगल आ गए, मुगल के बाद 1818 ईस्वी में पेशवाओं को पराजित करके अंग्रेज यहाँ पे सत्ता स्थापित कर लेते। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके देखिए मालव जनजाति जैसे निवास करी तो उस टाइम पे मालवा को 2 भागों में बांटी गई थी। ठीक है, एक पश्चिमी मालवा बोलते थे, एक पूर्वी मालवा बोलते थे। ठीक है, पश्चिमी मालवा की जो राजधानी हुआ करती अवंतिका, आज वर्तमान में उज्जैन बोलते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें कि पश्चिमी जो राजधानी हुआ करती थी मालवा की उस टाइम पे, तो उससे मालवा की राजधानी पश्चिमी क्या थी? अकरा यानी दर्शन यानी विदिशा वर्तमान में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर उसी प्रकार से इसका मालवा नाम पड़ा था। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ बताने की कोशिश किया। उस टाइम पे से सिंध प्रांत बोलते थे। ठीक है, सिंध प्रांत, सॉरी पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत इधर हो जाता है। तो ये भी याद रखें, कुछ ऐतिहासिक तथ्य थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मालवा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो काफी क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करें कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बेसिक पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो ये कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती है। ये पूरा कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में यहाँ इंदौर है, इंदौर में एक चोटी का नाम है सिगार। कौन सी है? सिगार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 881 मीटर है। सेकंड चोटी की बात करें तो सेकंड चोटी कौन सी है? जानापाव की ऊंचाई की बात करें तो 854 मीटर है। ठीक है, तीसरी चोटी की बात करें तो कौन सी है? धजारी, याद रखिएगा। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 810 मीटर है। क्लियर है? ये अपने इंदौरी के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है यहाँ पे। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती? चंबल। ठीक है, महू वाले क्षेत्र से। तो ये याद रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट क्लियर किया हमने। ठीक है, ये यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी लगी हुई है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने पूरे फैक्ट क्लियर किए हैं और साथ ही आपको मैं पर्यटन का जिक्र करा था और पर्यटन यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको ओरलिटी में बताया है। एक बार और सुन लीजिए पर्यटन के बारे में। ठीक है, मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है शिवना नदी किनारे। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर जो कि शिप्रा नदी रामघाट स्थित, क्लियर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और 12 वर्ष के अंतराल में एक कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन। ठीक है, जो कि 2016 में लगा था और 2028 में लगेगा। ठीक है, उज्जैन में वैशाटेकरी स्तूप है, यह रखना है। इसके बाद में बात किया, उज्जैन में संदीपनी आश्रम है जहां पर कृष्णा, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी, 64 कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और साथ ही वहां पे महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्णा को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने कि रायसेन में आए। रायसेन में सांची का बौद्ध स्तूप है जो कि सम्राट अशोक ने निर्मित करवाया था। और साथ ही सांची का बौद्ध स्तूप हमारे यूनेस्को में 1990 में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताया रायसेन में भीमबेटका भी है, गुफा है। ठीक है, उस गुफा जो प्रागैतिहासिक की साक्ष्य मानी जाती हैं, जो कि शैलचित्र भित्ति चित्र का जिक्र किया गया है। ठीक है, और इसी को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है 2003 में, ये भी याद रखिएगा।
विदिशा में उदयगिरी है, ये बता दिया। इंदौर में गोमटगिरी है। देवास में पुष्पगिरी है। गिरी शब्द से मतलब है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को, नेक्स्ट बताया आपको कि मांडू का जिक्र किया। मांडू में 52 साक्ष्य है। 52 साक्ष्य में कुछ मेन बताया, तवेरी महल बताया, हिंडोला महल बताया है। ठीक है। इसके बाद हिंडोला महल के बाद जहाज महल बताया है, जल महल बताया है। ठीक है। 56 महल बताया है, दाई का महल, दाई की छोटी बहन का महल, एक खंबा महल। ठीक है। 700 सीढ़ियाँ जो है वो भी वहीं पे स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो ऐसे बेसिक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है। अन्य भी फैक्ट हैं मांडू के जो मैंने बता चुके हैं, तो इसे आप कवर कर लीजिए। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मांडू से हर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे मालवा पठार के मुख्य पॉइंट क्लियर हुए हैं। और आपको यही बता दूं, ये तो हमारे पठार चल रहे हैं, लेकिन आगामी समय में हम इन्हीं पठारों में जितने फैक्ट कवर कर रहे हैं ये हमारे टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। जैसे नदियाँ हैं, नदिया का टॉपिक चलेगा। ठीक है। उसी प्रकार उद्योग का टॉपिक हुआ, खनिज का टॉपिक हुआ। ऐसे प्रकार हर प्रकार के आपके टॉपिक मिलेंगे, लेकिन ये हम ओनली बेसिक कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें कुल मिलाकर पूरा कवर हो जाता है। तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो देरी किस बात की, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है। हमारे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे जब भी हमारे वीडियो जैसे ही नए डलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। अन्यथा नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।